हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में 5वें पार्ट की ओर आए हैं। 4 पार्ट है जिसमें 4 तरह से हमने 4 तरह से नहीं मतलब जो प्रश्न आते हैं उनको अलग अलग तरह से समझाया है और ये बताने की कोशिश की है कि बिना कोई सूत्र के, बिना कोई स्पेशल ट्रिक के, बिना कोई स्पेशल मेहनत किए हुए आप इन सब मैथ को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आज जो हमने पार्ट 4 बताया था उसी का ये अगला स्वरूप है। पार्ट 4 में हमने बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीद के 2 रुपया में 1 की दर से बेचा गया, तो प्रॉफिट और या लॉस की आप गणना करें या बताएं। तो उसको हमने बताया था कि आप कैसे इसे बना सकते हैं आसानी से। आज उसी में आगे का मतलब एक स्टेप आगे का हमने इसको लिया। देखिए प्रश्न है, 1 मिनट में थोड़ा सा लाइट बंद कर देता हूँ, प्रश्न आपको साफ साफ दिखेगा। 1 रुपया में 4 की दर से टॉफ़ी खरीदी गई। प्रश्न दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ठीक है। 1 रुपया में 4 की दर से टॉफ़ी खरीदी गई, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेचना पड़ेगा। देखिए ये ऑप्शन है, ये प्रश्न है, कहता है कि 1 रुपया में 4, 1 रुपया में मतलब 1 रुपया में 4 वो टॉफ़ी खरीदा गया, 60% लाभ होना चाहिए। 60% लाभ होना चाहिए, तो 60% लाभ होने के लिए बेचना पड़ेगा। 1 रुपया में 6 ठो, 1 रुपया में 4 ठो, 1 रुपया में 2.5 ठो, 1 रुपया में 3 ठो। आपको इसको उत्तर देना। अब आप या तो ऑप्शन से दे दें यदि आपको बहुत अच्छी से आती है तो, और नहीं तो फिर आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों के बीच का जो विधा निकाला था उसी विधा से पार्ट 4 में बताया था और यहाँ पर भी हम आपको उसी तरह से बताएंगे। पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न को समझ लीजिए कि 1 रुपया में कितना बेच रहा है। 1 रुपया में बेच रहा है वो, खरीद रहा है 4 टॉफ़ी। 1 रुपया की दर से टॉफ़ी खरीदा गया 4 को, तो एक टॉफ़ी का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? लिखेंगे हल। 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य बराबर 1/4 यानी कि 0.25 रुपया या पैसा, 25 पैसा आ रहा है। इसका आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये 0.25 का क्या होगा? तो यानी कि 1/4 रुपया, 1/4 रुपया हुआ ना। 1 टॉफ़ी का क्रयमूल्य आ गया 1/4 रुपया। अब लिखेंगे 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य बराबर। अब क्या होना चाहिए? अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसको कह रहा है, लाइट में जला देता हूँ ताकि साफ साफ कुछ ज़्यादा दिखे। अब 1 रुपया में इसको कितना बेचना है? 1 रुपया में बेचना है इसको 60% फायदा के लिए। 60% किस चीज़ के लिए? फायदा के लिए। तो क्या करेंगे? तो जो क्रयमूल्य है 1/4 अगुने 60% फायदा, मैंने परसेंटेज बताया था तो वहाँ पे बताया था कि जब लाभ हो तो सीधा जोड़ दीजिए, जब हानि हो तो सीधा घटा दीजिए। 160/100। आप इसको हल कीजिए। ये से ये कट गया, 4 से कट गया, 2 से कट गया, 5, 2/5। ये आया 2/5। ये आया क्या चीज़ आया? 2/5। तो 1 रुपया में बेचे जाने वाली, देखिए 1 टॉफ़ी का क्रयमूल्य था 1/4 रुपया, तो 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2/5 रुपया। ठीक है, तो 2/5 रुपया में बेचा बराबर 1 टॉफ़ी, इसलिए 1 रुपया में बेचा बराबर 1/2/5 चला जाएगा ऊपर, 5/2 यानी कि 2.5 टॉफ़ी। हमने बिना कोई सूत्र के बनाया इसको। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी। हम सी को लगा देंगे। कहे कि श्रीमान थोड़ा सा गड़बड़ा गए, तो देखिए आप थोड़ा सा कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे 1 टॉफ़ी और यहाँ 2 रुपये। देखिए बात को समझ लीजिए, 1 टॉफ़ी का क्रयमूल्य है 25 पैसा या 1/4 रुपया। 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य आ गया 1/4 या 0.25, जो आपको लिखना है उसका 160%, 2/5 रुपया। यानी कि 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य है 2/5 रुपया, यानी कि 2/5 रुपया में बेचा 1 टॉफ़ी।
तो हमको निकालना है कि 1 रुपया में, तो 1 रुपया में बेचेगा 1/2/5 उलट दिए तो 2.5 टॉफी। ये इस तरह से आप इसको परफेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ये आपकी शुभेच्छा के ऊपर है, लेकिन खैर हम तो सलाह किसी को भी देते हैं तो ऐसे ही देते हैं कि भाई एक बार में तुम परफेक्टली सीखो, बनाओ, अब बाकी परीक्षा में तुमको जैसे बनाना है बनाते रहो। तो इस तरह से जब प्रश्न आपसे पूछे, ये देखिए जो हमने पार्ट 4 बताया था उसी का ये बड़ा स्वरूप है या अलग स्वरूप है। बड़ा तो नहीं है, अलग है। बड़ा नहीं होता है, ये सब चीजें क्या होती है ना कि कंफ्यूजन खाली पैदा करता है, लोग दिग्भ्रमित रहते हैं। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न है, कहता है कि एक विक्रेता ने 14 के भाव से 5 नींबू बेचा। एक विक्रेता ने 14 रुपये में 5 नींबू बेचा। एक विक्रेता ने 14 रुपये में 5 नींबू बेचा, उसे 40% का लाभ हुआ। उसे 40% का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे? उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं लाइट बंद करके, चूंकि यहाँ पे चमक जाता है, लाइट लगता है, प्रश्न को दिखला दे रहा हूँ। प्रश्न कहता है कि एक विक्रेता ने 14 रुपया में 5 नींबू बेचा और उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे? हल ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, ऐसे ही बता दे रहा हूं। तो देखिए 14 रुपया में 5 नींबू बेचने पर लाभ बराबर 40%, यही है ना। 14 रुपया में 5 नींबू बेचने पर उसे 40% का लाभ हुआ। तो 5 नींबू का क्रय, याद रखिएगा क्रय मूल्य निकालेंगे। हमेशा लाभ हानि के हिसाब में आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, सीपी, एसपी, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी होगा निकल जाएगा। यदि प्रॉफिट एंड लॉस के मैथ में आपको ये 2 चीज़ नहीं पकड़ आ रही है, एंगल नहीं समझ में आ रही है, तो आप मैथ नहीं बना पाएंगे, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप ऑप्शन से बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन तब बनाइए जब आपको प्रोसेस पता नहीं है या आप गड़बड़ा जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग भी बनाते थे या बहुत लोगों को देखे हैं कि वो ऑप्शन में क्या होता है ना कि कभी कभी ऑप्शन सटा कर रख देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गलत, मैं नहीं कर कि गलत ही हो जाएगा, गलत होने का चांस हो जाता है। तो ये चांस जो है सो मेरी ओर से कह देना कि आप ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठ के लेना ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए परफेक्टली मेहनत पहले से ही करके जाइए। बाय द वे वहाँ पे नहीं हो पाया या एकदम से दिक्कत हो रही है तो आप कर सकते हैं। तो 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 14 × 100 अब बटा 140। अब कहिए कि श्रीमान 140 कहाँ से ले आए? तो चूंकि 40% का लाभ था तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 अब बटा जितना भी परसेंटेज लाभ था हम कर दिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 14 से 14 यानी कि 10 रुपया। इसलिए 1 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 10/5 यानी कि 2 रुपया। इसलिए 12 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 12 × 2 यानी कि 24 रुपया। बना? कुछ अलग से करना पड़ा? ऑप्शन है ना जी, लगता तो है कि 24 रुपया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको
भी प्रश्न इसी में, मतलब जो हमने बताया, आपसे पूछेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें तरह तरह से पूछेगा, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। कभी कभी पूछेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ये आपको ध्यान रखना, बिना कोई शॉर्ट मेथड अपनाए हुए सफलता के लिए प्रयास कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। और यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट मेथड अपनाएंगे तो वो आपको ही नहीं, आपके पूरे करियर पर भी वो भारी पड़ने लगेगा। जितने भी लोग पीसीएस का रिजल्ट निकालते हैं, यूपीएससी का रिजल्ट निकालते हैं, या जो भी ग्रुप डी का रिजल्ट निकालते हैं, वो शॉर्ट नहीं होता। लोगों को लगता है, जैसे अभी एक बच्चा से बात कर रहे थे तो वो बोला कि सर मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, हो गया। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे ऐसे ऐसे सीखा ये। मैंने बोला नहीं। वो फिर लड़का खुद बताया कि वो साइंस बेस से था और उसे साइंस परफेक्टली आती थी, मैथ उसे परफेक्टली आता था। नहीं क्या आता था तो थोड़ा बहुत इतिहास, भूगोल और जो करंट जीएस होता है उसने उसी पर मेहनत किया और उसे सफलता मिल गई। तो हमें आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी आ गया, नहीं, कुछ ऐसे उसके पास बहुत बेस मजबूत होते हैं जो उसको कंपटीशन में बहुत सहायता प्रदान करता है। शॉर्ट कुछ नहीं होता। अब कहिए कि श्रीमान इतना लेक्चर से क्या मतलब है, तो भैया लेक्चर से मतलब सीधा सीधा ये है कि आप खुद मेहनत कीजिए, ठीक है। आप मतलब हमसे जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही वीडियो देखते रहिए, हम ये बोल रहे हैं कि हमसे जुड़िए, जहाँ तक लाभ मिलता है, हमसे क्या, जिससे भी जुड़िए, जहाँ तक लाभ मिलता है लाभ प्राप्त कीजिए। लेकिन घर पे बैठ के आपको पर डे 25 मैथ, 25 रीजनिंग टाइमिंग लगा के 25 मिनट के अंदर बनाने का अभ्यास होना चाहिए। 25 रीजनिंग तो आपको, मेरी जो ग्रुप सी तक आता है, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप सी तक में जो आता है 25 रीजनिंग को आपको विदिन 15 से 17 मिनट में बनाने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि श्रीमान टफ टारगेट है, टारगेट टफ है, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। कंपटीशन में यदि आप चाहते हैं कि सफलता अच्छी तरह से आए तो ये आपको मेहनत करना होगा। ये कोई देवा स्वप्न नहीं, मेहनत करना होगा। हम आप मेहनत कहाँ करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल में करते हैं, ये करते हैं, वहाँ नहीं। जो प्रैक्टिस किताब आती है, किताब पर पालथी मार के बैठिए, वहाँ पर बनाइए, पंखा चला के नहीं, एसी चला के नहीं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, वहाँ पर देखिए कैसे होता है। जब आप एक बार टाइमर लगा के बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास व्यवहारिक समस्याएं आने लगेगी। आपने गिनती कहाँ पे गलती कर दी, आपने जो ऑप्शन मारने में कहाँ पर गलती कर ली। बहुत बार होता है कि आदमी अच्छा बनाता है लेकिन ऑप्शन गलती मार लेता है हड़बड़ में। तो ये कहाँ सीखेंगे? हमें आप जैसे मान के चलिए, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उनको बताए कि देखो ऐसा है कि जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, डर नहीं है कि कुछ हो सकता है, तो आप धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन यहाँ जब टाइमर लगा हुआ है तो फिर आप तेजी से बनाएंगे, तो वहाँ पर जो गलती होगा वो सुधार कैसे होगा? देखिए, मेहनत जब आप करते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आने लगती हैं व्यवधान के रूप में। उन्हीं व्यवधानों को दूर कर लेना ही कंपटीशन में सक्सेस का मूल मंत्र होता है। जो पूछते हैं ना कि मूल मंत्र क्या होता है, वही मूल मंत्र होता है। बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घर पे अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास आपको परफेक्ट बना देगा, आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पर गलती होता है। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का एक मैथ दिया, आपको आता था, आपने हड़बड़ी में या आपने बना लिया, मारने की जगह पर भी मार दिए सी, ये कैसे सुधरेगा? जब आप घर पे बनाएंगे। मैं ऑफलाइन जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैथ पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर से मैथ पढ़ते हैं, लेकिन वो सब हमसे भी मैथ ही पढ़ते हैं। मैं मैथ का कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, एक्चुअली में मैं मैथ के लिए बहुत क्या बोलते हैं अथी भी नहीं करता हूँ, लेकिन वो सब पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बना रहे हो, ऐसा नहीं उनको आता नहीं है। जो जिन जिन टीचरों से वो पढ़े हैं वहाँ से उस परफेक्टली सीखे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो व्यवहारिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको झेल पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब जैसे कोई भी मैथ हो, उस सूत्र से या उस मेथड से जिससे वो सीखे अलग पूछ दिया, तो चारों खाने चित, अरे ये तो बड़ा टेढ़ा मैथ पूछ। टेढ़ा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ व्यवहारिक होती है। आपको सिर्फ एक अच्छे राइटर के किताब को, अच्छे राइटर का मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनके किताब को लीजिए, पहले बनाइए। अब सोचिए कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बच्चा नंबर सिस्टम पढ़ के आया, अब उसको इंटीजर्स पता ही नहीं लग रहा है कि है क्या, -2 से -9 कितना दूर है वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप फिर नंबर सिस्टम नहीं पढ़े, यही पूछ लेगा। अब वो क्या है कि वो छोटा सा मेथड से सीख के आया है कि सर ऐसा से हाँ तो ये ऐसा होगा। अब उसे पूछ दिया कि 10 से -10 कितना दूर है, तो गड़बड़ा गया। फ्रैक्शन में पूछ दिया कि ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है, तो अब गड़बड़ कर लिया। तो
आता तो सबको है। जैसे आप एक उदाहरण बता दूं कि मैं बचपन से हम लोग पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। अब किताब में लिख दे कि भाई इसमें से नाम चुनिए तो हमको आता नहीं। क्यों? क्योंकि बताने वाले ने सिर्फ परिभाषा बताया था, व्यवहारिक बात बताया नहीं था। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप सबसे पहले मैथ जब पढ़ते हैं तो उन व्यवहारिक चीज़ों को समझ लीजिए जो आपको परीक्षाओं में काम देगा। ये इतना देरी लेक्चर का मूल मकसद यही था। हालांकि ये सब बचपन से हम लोग नहीं सुनते थे, लेकिन खैर दुख होता है जब बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 30 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। उसी तरह का प्रश्न है जो अभी हमने बताया था। कहता है 30 रुपया में 32 संतरा, 30 रुपया में 32 संतरा बेचने पर 25% हानि होती है। अब हमको आता है तो हमको सीधा पता लग गया कि ये 40 रुपया इसका 32 संतरा का क्रयमूल्य है। सीपी जो है इसका 40 रुपया। अब कैसे होगा? आप कहें कि अरे श्रीमान आप वहाँ पर ऐसा नहीं है। आप खुद भी जब मेहनत करेंगे, कल भी वीडियो में हम बता रहे थे कि एक बार एसएस का एग्जाम देने गए थे तो उसमें 60% जो मैथ था वो बनाने वाले एकदम मुझवानी ऐसे बनाना था, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। आप खुद से मेहनत कीजिए। महेश मिश्रा का हो गया, जो भी बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके किताब को लीजिए, बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना अच्छा होगा। ठीक है। 30 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। बेचने पर 25% की हानि होती है। उसे 24 में कितने संतरे बेचने चाहिए कि सौदे में 20% का लाभ हो? उसे 24 रुपया में, उसे 24 रुपया में कितने संतरे बेचना पड़े कि 20% लाभ हो? ठीक है, यही प्रश्न है। मैं एक बार फिर से लाइट को ऑफ कर लेता हूं। देखिए, कहता है कि 30 रुपया में 32 संतरा बेचने पर 25% की हानि होती है। उसे 24 रुपया में कितने संतरे बेचना पड़े कि 20% का लाभ हो? तो लिखेंगे 32 संतरे का सीपी क्रयमूल्य बराबर कितना होगा? चूंकि देखिए यहाँ हानि हो रहा है तो 30 गुने 100 बटा कितना? 75। 30 गुने 100 बटा 75। ठीक है। 3 25 से 4 25 से 10, 40 रुपया। ठीक है। अब कहता है कि 24 रुपया में कितना संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। अब देखिए 32 संतरा का सीपी, 32 संतरा का सीपी बराबर 40 रुपया, या इसको उलट दीजिए तो 40 रुपया में खरीदा बराबर 32 संतरा है या नहीं है? 40 रुपया में इसने खरीदा 32 संतरा। अब कहता है कि वह 24 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो? 24 रुपया में। ठीक है। तो माना करके बना दे या नॉर्मल बना दे? तो नॉर्मल बना देते हैं। 24 रुपया में लाभ 20%, 20% लाभ पर सीपी बराबर 24 गुने 100 बटा 120। कहीं के मान 120 कहाँ हो गया? तो देखिए जब 24 रुपया में 20% लाभ पर बेचेगा तो उसका सीपी कितना होगा? तो सीपी आ जाएगा 24 पचे 5 से 20 यानी कि 20 रुपया। इसको ध्यान रखिए, पकड़ लीजिए। अब ध्यान दीजिए 20 रुपया, याद रखिए कि जो चीज 20 में खरीदा था तभी तो 24 में बेचेगा, इसको 20% का लाभ होगा। तो ध्यान दीजिए कि 40 रुपया में, अब 40 रुपया में बेचा है 32 खरीदा है 32 संतरा, तो 20 रुपया में कितना खरीदेगा? 32 बटा 2 यानी कि 16 संतरा। तो यानी कि
16 संतरा यह बेचेगा बाबू 24 रुपया में। कितना बेचेगा? 16 संतरा। अब कहे कि श्रीमान थोड़ा सा घिचपिच लग रहा है। देखिए कोई घिचपिच नहीं लग रहा है, अपना दिमाग लगाइए। हमने 32 संतरा का सीपी निकाला 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया में 32 संतरा खरीद रहा है। 40 रुपया में 32 संतरा खरीद रहा है, ये इसका सीपी हो गया। अब इसको कहता है कि 24 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो। तो वो जो 24 रुपया का जो विक्रय मूल्य है, जो 24 रुपया एसपी है, उसका सीपी कितना होगा? तो 24 गुने 100 बटा, चूंकि लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ कितना है? 20, तो 120 कर दिया, यानी कि 20 रुपया। यानी कि जो चीज 20 में खरीदा उसको 24 में बेचा, तभी तो इसको 20% का लाभ हुआ। तो 20 रुपया 40 रुपया में आ रहा 32 संतरा, तो 20 रुपया में कितना आ जाएगा? 16 संतरा। हमने बना दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम शुरू में बोल रहे थे कि ये जो 30 रुपया है, 32 संतरा बोल रहा था, 25% का हानि, तो ये है यही ना जी? हाँ है, तो यही ठीक है। 30 गुने 100 बटा 75, ठीक है, 3 25 है, हाँ ठीक है, 25% का हानि, ठीक है, 25 चौके 100। तो जैसे ही ये 30 रुपया था, 25 का हानि किया, तो हमारे दिमाग में सीधा आ गया 40 रुपया। 40 की क्यों? तो 40 का चौथा हिस्सा 10, यानी कि 30 10 40, इसका 40 रुपया सीपी हो जाएगा। 32 रुपया, 32 संतरा का नाम है 40 रुपया, सीपी हुआ। तो 40 रुपया में इसको हमने इसी को सीधा उलट के लिखा ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। तो हमने फिर इस तरह से बना लिया। तो ये सब चीज़ें करके आप मैथ को आसानी से बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये व्यवहारिक चीज़ है, ये आपको पर जब भी आप बनाएंगे तो आपको आएगा ही आएगा, इससे झमेला आएगा ही आएगा। ये तभी दूर होगा जब आप बना के जाएंगे। तो ये था आज का 2-3 उदाहरण जिसे हमने आपको इस चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। लेक्चर ज़्यादा हो गया, प्रयास करता हूँ कि कम दूँ, लेकिन जब बच्चे गलती कर लेते हैं और रिजल्ट नहीं होता, बहुत हमको भी दुख होता है कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है। खूब मेहनत कीजिए। ये जो 25 मैथ 25 रीजनिंग का जो हमने बताया, आप पर डे, यदि आप उसको नहीं भी गलत होता है, मैथ बहुत भी आता है, तब भी आप टाइमर लगा के बनाइए। और सोचिए कि टाइमर को जितना स्टैंडर्ड समय में ले आए, स्टैंडर्ड समय का मतलब मेरी समझ से मैथ में 25 मिनट और रीजनिंग में 17 मिनट, 15 से 17 मिनट काफ़ी। तो 40 मिनट में आप इन सब चीज़ों को सलट लेंगे। और यदि इससे कम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दिक्कत है, या आपकी इच्छा के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।